लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ का एक ऐसा डिसीजन जो मुझे लगता है आपको बहुत सोच समझकर अपनी फैमिली के साथ बैठकर और अपनी ज़रूरतों को समझने के बाद वो पॉलिसी लेनी चाहिए जो आपको सूट करे। लेकिन हम अक्सर करते क्या हैं, एक इंश्योरेंस एजेंट को बुलाते हैं जो हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड या हमारे कोई जानने वाले होते हैं, और उनकी सलाह पे जो हमें लगता है कि हमारे बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं, हम वो पॉलिसी लेते हैं जो वो हमें सजेस्ट करते हैं। और अक्सर हम वो पॉलिसी ले बैठते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती है, जो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी गलती भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इंश्योरेंस से हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी पॉलिसी हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगी। तो आइए आज उन कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं जिससे हम एक सही पॉलिसी ले सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना है कि इंश्योरेंस है क्या और हमें क्यों लेना चाहिए। तो इंश्योरेंस बेसिकली एक प्लान है जो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, इनफैक्ट फिनेंशियली प्रोटेक्ट करती है। अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को एक फिनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगी उससे, और हमारी फैमिली वही लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सके जो वो अभी करते आ रही है। मान लेते हैं एक फैमिली में 6 मेंबर हैं, उसमें से एक अर्निंग मेंबर है और उस अर्निंग मेंबर पे बाकी फैमिली डिपेंडेंट है। और अगर उस अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है, इन दिस केस अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो बाकी फैमिली को फिनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, फिनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े, इसलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए लेनी है? तो इंश्योरेंस पॉलिसी हमें अर्निंग मेंबर के लिए लेनी है। हम क्या करते हैं, हम सबके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। जो भी इंश्योरेंस एजेंट आता है वो भी हमें कुछ ऐसे ही एडवाइस करता है नॉर्मली, और हम हर फैमिली मेंबर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। बट हमें लेना है अर्निंग मेंबर के लिए। मान लेते हैं अगर किसी नॉन अर्निंग मेंबर की डेथ अगर हो जाती है, तो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस जो होगा वो तो ऑब्वियसली होगा, बट फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ही और शी वाजंट अर्निंग मेंबर। बट अगर अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो इमोशनल डैमेज के साथ साथ फिनेंशियल स्ट्रेस भी आ जाती है। सो टू avoid the financial stress on the family, we take insurance, a life insurance coverage, a protection plan. तो आपको इंश्योरेंस क्यों लेना है, किसके लिए लेना है, ये समझ में आ गया होगा। हमें इंश्योरेंस अर्निंग मेंबर के लिए लेना है। अब इंश्योरेंस का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितने टर्म के लिए लेना है? तो मान लेते हैं द अर्निंग मेंबर, उसकी एज 30 इयर्स है, तो हम उनका इंश्योरेंस उनके अर्निंग लाइफ, दैट इज up till the age of his retirement, his or her retirement, which is in general cases 60 years of age, तब तक के लिए हमको उनकी अपने को इंश्योरेंस उनका करवाना है। दैट इज 30 इयर्स, 30 और 35 इयर्स। आप अगर आपको लगता है कि यू विल बी अर्निंग अप टिल द एज ऑफ 65, आप 65 इयर्स की एज तक के लिए आप इंश्योरेंस
ले सकते हो। नॉर्मली उसके बाद क्या होता है, आपके जो बच्चे होते हैं they become the earning member of the family and the family is dependent on them, या फिर आप रिटायरमेंट तक आप खुद अपनी पूंजी जनरेट कर लेते हो, इतना कॉर्पस जनरेट कर लेते हो, आप उस पे रिलाई होते हो, ना कि अपने अर्निंग पे। दैट इज व्हाई यू टेक द रिटायरमेंट। तो अपनी रिटायरमेंट की एज तक के लिए आपको, या अर्निंग मेंबर के रिटायरमेंट की एज तक के लिए आपको इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए। तो क्यों लेना चाहिए, किसके लिए लेना चाहिए, कब तक के लिए लेना चाहिए, ये हमें समझ में आ गया है, राइट। आप कितने अमाउंट के लिए लेना चाहिए, तो मानते हैं अपने केस में कि द अर्निंग मेंबर, उसकी इनकम है 50,000 रुपीज पर मंथ, और ऐसे बोले कि फैमिली एक्सपेंसेस इज 50,000 रुपीज पर मंथ। तो अगर अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाए तो बाकी फैमिली को एटलीस्ट 50,000 रुपीज पर मंथ आता रहे, अपने को इतने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना है। वो कैसे होगा, तो आइडियली हम क्या सजेस्ट करते हैं कि जो एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स आप इंश्योरेंस कवरेज लो। तो इस केस में अगर 50,000 पर मंथ है तो एनुअल 6 लाख रुपीज, उसका 20 टाइम्स इज 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। अप्रोक्सीमेट रफली आप उसको अगर अपने वो करते हैं तो 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज का आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब क्यों 1 करोड़, तो अगर आपको कुछ, दैट इज द अर्निंग मेंबर को कुछ अगर हो जाए तो फैमिली को 1 करोड़ रुपीज मिलेंगे। उस 1 करोड़ रुपीज को वो एफडी करवा सकते हैं ताकि सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में, और अज्यूमिंग 6% इंटरेस्ट रेट विच इज जो अभी चल रहा है, 6% इंटरेस्ट रेट पे आपको एनुअल 6 लाख रुपीज एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 50,000 रुपीज पर मंथ। तो दैट वे यू आर कवर्ड। आपको हर महीने 50,000 रुपीज, अगर आप 1 करोड़ रुपये मिलता है और उसको एफडी करवा लेते हो तो आप हर महीने 50,000 रुपीज उसका इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, और 1 करोड़ रुपये आपका वहां पे रहेगा। बट इसमें और भी चीजें हैं ध्यान में रखने वाली, जैसे कि इन्फ्लेशन। 50,000 रुपीज आपका आज का मंथली एक्सपेंसेस है, लेकिन आपने अगर मानते हैं कि जो अर्निंग मेंबर है उसको अगर 10 साल बाद कुछ हो जाए तो 10 साल के बाद वो जो मंथली एक्सपेंसेस आज आपके 50,000 रुपीज है वो 10 साल के बाद हो सकता है 75,000 या 1 लाख रुपीज तक पहुंच जाए, क्योंकि जो खर्च, जितने पैसे में आज आपका घर खर्च चल जाता है, ऑब्वियसली 10 साल के बाद आपको एक हायर अमाउंट चाहिए होता है उसको पूरा करने के लिए, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना इंश्योरेंस अमाउंट डिसाइड करना है। और भी कुछ चीजें हैं, बहुत डिटेल में तो अपने इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट इन शॉर्ट में आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई और मोटा एक्सपेंसेस आपको दिखता है जो नियर फ्यूचर में हो सकता है, जैसे कि बच्चे के एजुकेशन या फिर कोई शादी, तो वो अमाउंट भी आप अपने इंश्योरेंस अमाउंट में ऐड कर सकते हो। 25 लाख 30 लाख जो भी आपको लगता है कि एजुकेशन के लिए चाहिए होगा, मान लेते 25 लाख रुपए, तो आप 25 लाख रुपया उसमें ऐड करा दो। सो 1 करोड़ 25 लाख का इंश्योरेंस करवाओगे आप। आपका कोई लोन है, से होम लोन, तो वो अमाउंट भी जो बचा हुआ पार्ट है होम लोन का, वो भी आप इंश्योरेंस अमाउंट में ऐड करा दो, मान लेते हैं अनदर 25 लाख रुपीज, तो आपका इंश्योरेंस अमाउंट हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख रुपए। इस अकॉर्डिंगली इससे आप अपना इंश्योरेंस अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपने बेसिक क्वेश्चंस
जो है वो अब हमने पता कर लिया है कि हमें इंश्योरेंस क्यों करवाना है, किसके लिए करवाना है, कितने पीरियड के लिए करवाना है, दैट इज अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट, कितने अमाउंट के लिए करवाना है, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा इंश्योरेंस लेना है? तो मेजरली दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, वैसे उसको सब डिवाइड करो तो और बहुत इंश्योरेंस और तरीके के इंश्योरेंस है, बट मेजरली दो तरीके के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, एक है एंडोमेंट प्लान और एक है टर्म प्लान। एंडोमेंट प्लान क्या है? एंडोमेंट प्लान में आप सालाना प्रीमियम देते हो और उस प्रीमियम के एवज में आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस कवरेज देती है, प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट भी देती है। मतलब आप मान लेते हैं अर्निंग मेंबर इज द एज ऑफ 30 इयर्स, उसकी उम्र आज के दिन 30 इयर्स है, उसने अगले 35 इयर्स तक की एज अगले 35 इयर्स के लिए, दैट इज अप टिल 65 इयर्स के लिए उसने इंश्योरेंस करवाया, तो हर साल 35 इयर्स तक वो प्रीमियम पे करेगा और कंपनी उसको 35 इयर्स के लिए इंश्योरेंस देगी। इस 35 इयर्स के बीच में अगर कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को उसने जितने की इंश्योरेंस करवाया है, जितना का इंश्योरेंस उसने करवाया है, वो अमाउंट उसकी फैमिली को मिल जाएगी। अगर इस 35 इयर्स की एज में कुछ नहीं होता है, जो हम चाहेंगे कि कुछ ना हो, तो एट द एंड ऑफ 35 इयर्स कंपनी वो पैसे प्लस कुछ रिटर्न आपको ऐड करके आपको पैसे वापस कर देती है। इसीलिए कंपनी से इंश्योरेंस कम आपको सेविंग इंस्ट्रूमेंट बोल के ये पॉलिसी बेचती है। अब ये जो पॉलिसी है ये आपको वैसे देखने में बहुत अच्छा लगता है, आपका इंश्योरेंस भी कवरेज हो गया और कुछ अगर नहीं होता है लास्ट में, दैट इज व्हाट वी वांट कि कुछ ना हो, तो आपके पैसे भी आपको वापस मिल जाते हैं। बट जितना अच्छा ये दिखता है उतना है नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका दो पार्ट है, इंश्योरेंस कवरेज एंड मैच्योरिटी अमाउंट। अब दोनों पार्ट पे अपने डिस्कस करते हैं। जो इंश्योरेंस कवरेज है, जो इंश्योरेंस कंपनी अपने को कवर्ड करके देती है, इसमें कवरेज बहुत कम होता है, या फिर आपको बड़ा कवरेज कराने के लिए बहुत हेवी प्रीमियम देना पड़ता है। अपने केस में जो अपने एग्जाम्पल अपने लिए थे कि 50,000 रुपीज इज द मंथली इनकम और 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, तो 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीज पर एनम उसे प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। 6 लाख रुपीज पर एनम इज द इनकम। 6 लाख रुपए आपका इनकम है, तो आप ऑब्वियसली 4 लाख रुपए तो नहीं प्रीमियम पे कर सकते हो। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक छोटा अमाउंट का इंश्योरेंस कर लेते हैं, विच इज अ रॉन्ग डिसीजन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी आपको पैसे रिटर्न करती है, तो ऑब्वियसली कंपनी जब पैसे रिटर्न करेगी तो आपको कवरेज पूरा नहीं दे पाती है, लेकिन आप रिटर्न के चक्कर में आप एक छोटा इंश्योरेंस पे सेटल हो जाते हो। आप 5,000 अगर आपके 50,000 रुपये आपकी इनकम है, तो मैं मानता हूं कि आप 5,000 रुपीज आप उसमें से निकालते हो फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस केस। तो 5,000 रुपये अगर आप इंडोमेंट प्लान में देते हो, तो आपका कवरेज लगभग 15 से 20 लाख रुपए आपका कवरेज होगा। तो 15 से 20 लाख का कवरेज विल नॉट फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। आप क्यों करवाओगे 15 से 20 लाख का इंश्योरेंस? आप उससे फैमिली का प्रोटेक्शन तो हो नहीं रहा है, तो आप क्यों करवाते हो इंश्योरेंस?
तो आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है कि मुझे मेरा इंश्योरेंस इतने अमाउंट का होना चाहिए। आप इंश्योरेंस करवा रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको अपना इंश्योरेंस पार्ट क्लियर रखना है कि आपको कितना का कवरेज चाहिए। तो आपका इंश्योरेंस कवरेज तो नहीं हो पाया इससे। अगर अपने अब रिटर्न साइड में आते हैं, तो आपको मेच्योरिटी में अगर 5,000 रुपीज आप देते हो इंडोमेंट प्लान में, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा कवरेज आपको मिल जाएगा 15 से 20 लाख का, और रिटर्न मेच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 35 इयर्स आपको मिलेगा 30 to 40 lakhs, which again is very low return। आपको अमाउंट देखने में हो सकता है हेल्दी अमाउंट लग रहा हो, बट 35 years के बाद this 30 to 40 lakhs will lose its value। जो वैल्यू आज 30 to 40 lakhs रुपीस की है, वो ऑब्वियसली 35 years के बाद इसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। सो आपका कोई भी पार्ट इससे कवर्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या है अपने पास? तो ऑप्शन के लिए मैं आपको एक एक्सेल सीट के थ्रू ये समझाता हूं। इसमें एंडोमेंट प्लान है एंड टर्म प्लान है, ठीक है। आपने मानते 30 इयर्स ऑफ द एज है, ठीक है। आप अगले 35 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एंडोमेंट प्लान में आप 5,000 रुपीज पर मंथ दोगे, आपको कवरेज कितना मिलेगा? 15 से 20 लाख का, और मैच्योरिटी में आपको मिलेगा 30 to 40 लाख रुपीज, राइट। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है? आपको इंश्योरेंस अमाउंट जो प्रीमियम है वो देना पड़ता है, आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है, बट मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती है। मतलब अगर उस पीरियड में आपको कुछ नहीं हुआ, तो आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा। बट ये देखने में तो अगेन लगता है दिस इज नॉट अ गुड प्लान, बट इसमें एक फायदा है। इसमें क्योंकि कंपनी को आपको पैसे वापस नहीं करने होते हैं, बहुत छोटे से प्रीमियम में बहुत बड़ा अमाउंट कवरेज हो जाता है। जैसे कि इसमें अगर 1,000 रुपीज पर मंथ अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। यहाँ 5,000 रुपीज दे रहे थे और 15 से 20 लाख का इंश्योरेंस हो रहा था। यहाँ पे आप 5,000 नहीं, 1,000 रुपीज पर मंथ, दैट इज साल का 12,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली। आप 12,000 दोगे तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, जो कि आपका पर्पस फुलफिल करता है। ऑब्वियसली आपको मेच्योरिटी में कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। अगर इस बीच में आपको कुछ नहीं होता है थ्रू द पीरियड ऑफ योर इंश्योरेंस, तो आपको मेच्योरिटी वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, बट बहुत कम पैसे में आपको एक हेवी अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर्ड हो जाता है, एंड दैट विल प्रोटेक्ट योर फैमिली। अब अपना सेकेंड पॉइंट था मेच्योरिटी बेनिफिट। तो आप अब इसको ऐसे देखो, आप 5,000 रुपीज दे रहे थे कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। इसमें आप क्या करोगे? 1,000 रुपीज दोगे आप इंश्योरेंस कंपनी को, 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाओगे, और बाकी 4,000 रुपीज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। उस म्यूचुअल फंड से अगर आप 35 इयर्स तक 4,000 रुपीज अगर आप देते हो, एंड इफ the funds earn 12% of return, which is on the safer side। अगर आप 12%, जो कि बहुत ही नॉमिनल इंडेक्स फंड आजकल निफ्टी आपको 12% का रिटर्न दे देती है, तो अगर 12% का रिटर्न अज्यूम करते हो कंपाउंडेड एनुअली, यू विल गेट 2.6 CR approximately, which is comparatively
वेरी हाई, सिग्निफिकेंटली हाई फ्रॉम व्हाट जो आपको एंडोमेंट प्लान में मिलता, उसके कंपैरिजन में आपको बहुत अच्छा वैल्यू, बहुत हायर अमाउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इन टोटल में आप देखो तो 5000 रुपीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी मिल रहा है और आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी कहीं ज्यादा मिल रही है। बस इसमें एक कंडीशन क्या है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली हम इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर देते हैं बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इफ यू आर अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर, अगर आप ये डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप टर्म इंश्योरेंस लो, ना कि एक एंडोमेंट प्लान। आई होप ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, then do subscribe to my channel and stay tuned for the next video. Thank you.